पूरा पेपर खत्म कर लेते हैं। तो हमारे पास जो 10 मिनट बचते हैं उसका ज्यादा लाभ हम लोग कोशिश करते हैं फिजिक्स या मैथ्स में लेने की। तो अगर मैथ्स की बात करी जाए तो मैथ्स में अगर हम लोग पार्टिकुलरली 1 घंटा पूरा देते हैं तो क्या 1 घंटे में मैं पूरा पेपर सॉल्व कर सकता हूँ? ऑलमोस्ट देखा जाए तो करा जा सकता है। बट पॉइंट यह है कि मैं आज के दिन पे नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास में समय जो है वो एक्सप्लेनेशन में चला जाएगा। फिलहाल आज के दिन का पेपर अपन चालू करते हैं। मैं आज आपके सामने एक पेपर लेकर के आया हूं, जरा ध्यान से देखना कि वो पेपर कैसे काम करेगा। ठीक है, ये अपने आप में जेई मेंस का सितंबर 1 का शिफ्ट 2 का पेपर है। इसका एनालिसिस अगर करा जाए तो 11th और 12th के बिल्कुल 50-50% पेपर आए थे। एक्सपेक्ट की वाली बात अपने को समझ में आ गई है ना। अब अगर भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे को पता चला कि 12th क्लास का जो 50% है, 11th का 50 और 12th का 50, राइट है। ये दोनों हमारे को समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास में एक और एनालिसिस भी है। वो अपने आप में क्या कहता है कि हम अगर इसे टॉपिक वाइज बांट दें तो कैसे बटेगा। ठीक है, तो अगर भाई देखिए हमारे पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 14 तक ले लेते हैं तो हमारे को पता चलेगा हमारे पास में एलजेब्रा में ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन थे। एलजेब्रा ने बहुत बड़ी बाजी मारी थी। अगर देखो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिर्फ 4 क्वेश्चन थे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के 2 ही क्वेश्चन थे, कैलकुलस के 8 थे, वेक्टर एंड 3D के 3 थे। तो ये पूरे पेपर का सेग्रीगेशन था, है ना। अगर आप इससे भी आइडिया लगा लेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत बड़ा वेटेज जो है वो अपने आप में अगर कोई समझदारी से काम करे तो इसमें से अगर वाई देव हमें 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, ये पूरे 8 सही हो जाते हैं। ठीक है, वेक्टर 3D के 3 सही हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का 1 सही हो जाता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगर 3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो हमारे पास में क्वेश्चन पूरी तरह से बन गया। आप समझ सकते हैं 8 + 3 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, और मैं हर बार बोलता हूं कम से कम 15 क्वेश्चन तो हमें करने ही है सही। तो यहां तो 17 क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने आपको देखा था तो अलजेब्रा के अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन करने को कहा 13 में से। इसका मतलब ये कि बाकी क्वेश्चन अगर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप कैलकुलस के क्वेश्चन छोड़ने का रिस्क ना लें क्योंकि इसमें हम तकरीबन 4 से 4.5 महीने देते हैं। तो वहां तो हमारे पास में 101% क्वेश्चन बनना ही चाहिए। फिलहाल और आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन पेपर क्या था। अगर देखा जाए तो हम भी ट्राई कर लेते हैं फटाफट से, इस पे भी अपना भी लक आजमा लेते हैं। क्वेश्चन वाला ये कहता है द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस। पहली बात ये अपने में सबको समझ में आता है, ये अपने में अनसिमेट्रिकल फॉर्म में, पहले से सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलने की कोशिश की जाएगी और सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलने के लिए हमें चाहिए इसके डीआर, और डीआर देंगे कौन? इसके एबीसी। ठीक है ना भाई। तो मैं अगर इसमें देख पा रहा हूं तो इसका सबसे पहले डीआर के लिए फाइट मारते हैं सब। आई जे के ये लिखा, फिर यहां लिखा 0 3 -2। ठीक है, फिर यहां से इसको देखते हुए लिख रहे हैं 3 0 -1 और इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां से देखा जाए तो -3 साफ दिख रहा है। अच्छा, जे के नाम पे देखा जाए तो 0 और प्लस का 2 माइनस का 6 आ गया। अगर यहां से देखा जाए 0 -9 माइनस का 9, तो हमारे पास बड़े ही सुंदर सा -3 -6 -9 करके डीआर आ गया। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बात भी मेरे को पकड़ में आ गई। अब दूसरी बात, किसी भी सिमेट्रिकल फॉर्म के लिए हमारे को चाहिए होता है एक पॉइंट जो उस लाइन पे एग्जिस्ट करता हो। तो उसके लिए एक काम करा जाता है, जो नॉर्मली बिहेवियर है वो ये कि हम जेड की जगह 0 डालते हैं। अगर हम जेड की जगह 0 डालते हैं तो पहली इक्वेशन 3y - 1 = 0 बनती है, और दूसरी इक्वेशन में अगर जेड की जगह 0 डाला तो 3x - 4 3x + 4 = 0 बन जाएगा। इससे y की वैल्यू एक 1/3 आ जाएगी और x की वैल्यू -4/3 आ जाएगी। मैं सीधे सीधे देख रहा हूं, x की वैल्यू -4/3 आ जाएगी, y की वैल्यू 1/3 आ जाएगी और z की वैल्यू मैंने 0 ले ली है। राइट है, तो मुझे यहां से एक बात और क्लिक करके कि मेरे पास पॉइंट ये है। अच्छा, अब लाइन पे पॉइंट भी पड़ा और डीआर भी पड़ा तो लाइन की इक्वेशन आने में कोई दर्द नहीं है। x - 4/3, x - 4/3 माने x + 4/3 अपॉन y - 1/3 अपॉन z - 0 अपॉन, और नीचे डीआर भरने -3 -6 -9। आप चाहो तो ये भी भर सकते हैं, आप चाहे तो 1 2 3 भी भर सकते थे। अच्छा, ये हमारे पास में लाइन आ गई। अब इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, राइट है। अगर मुझे इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है तो हमारे पास में 2 तरीके हैं, एक तो फार्मूला का यूज कर सकते हैं और दूसरा हम इस पे एक जनरल पॉइंट लेकर के भी कर सकते हैं। अब ये जो लाइन आई है हमारे पास में, अगर इसे थोड़ा और आसान शब्दों में देखा जाए तो पहले उसको आसान शब्दों में भी दिखा देता हूं ना, ताकि हम लोग लैम्डा का यूज बाद में करेंगे ना। जरा समझना, ये लाइन को मैं अगर दोबारा से देखता हूं तो ये अपने आप में बन गया x + 4/3। अब मैं -3 एक समय से हटा लेता हूं तो /1, राइट है। यहां से देखा जाए तो y - 1/3 /2, और यहां से देखा जाए तो z /3। मैंने सब में से -3 हटा लिया, तो क्योंकि dr में से अगर देखा जाए तो आप कॉमन चीज हटाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल टू में लैम्डा कर लो। तो फाइनली अगर देखा जाए तो x की वैल्यू जो मेरे पास में बन रही है वो बन रही है लैम्डा -4/3, y की वैल्यू जो बन रही है वो बन रही है 2 लैम्डा प्लस के अंदर 1/3, और z की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 3 लैम्डा, राइट है। अब मैं जो भी मेरे पास में ये एक जनरल पॉइंट आ रहा है ना, मैं इसे कहीं साइड में लिख देता हूं। मेरे पास में एक जनरल पॉइंट आ गया है, ठीक है ना। मैं यहां लिख देता हूं जनरल पॉइंट।
अब जनरल पॉइंट क्या है वो समझो आप। जनरल पॉइंट बन गया लैम्डा माइनस 4/3, 2 लैम्डा प्लस में 1/3। अच्छा, यहां से देखा जाए तो इट इज 3 लैम्डा। ये एक जनरल पॉइंट है जो इस लाइन पर कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। डायग्रामेटिकली अगर मैं कहूं कि यही वो जनरल पॉइंट P है, ठीक है ना, तो हमारे को एक पॉइंट Q से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है जो कि 2 - 1 6 है। अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो मुझे सबसे पहले P की अवेलेबिलिटी हो जाए, तो PQ तो मैं 2 मिनट में निकाल दूंगा। लेकिन मैं अभी क्या सोच रहा हूं, सबसे पहले यहां तक मैंने जनरल पॉइंट निकाला, उसके बाद में फिक्स है कि मैं PQ के DR निकालूंगा। अगर मेरे को PQ के DR निकालना है तो मुझे पता है इसमें से मुझे इस पॉइंट को घटाना है, राइट है। तो मैं लैम्डा माइनस 4/3 -2 रखने की सोच रहा हूं, ठीक है, जिसका मतलब हो गया माइनस का 6 माइनस का 10, तो लैम्डा माइनस 10/3, लैम्डा माइनस 10/3। अच्छा, सेम वे में अगर मैं y में से y घटाता हूं तो 2 लैम्डा प्लस 1/3 में से मैं घटाऊंगा माइनस ऑफ -1 माने +1, तो एक तरह से पीछे 4/3 बन गया। सेम वे में 3 लैम्डा माइनस का 6, ये मेरे पास में PQ के DR बने। अच्छा, PQ इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अच्छा, लाइन जो है वो अगर आप ध्यान से देखते हैं ना, तो लाइन आपको ध्यान से देखने पे पता चलता है कि लाइन के DR आपके पास में है। आप चाहो तो DR -3 -6 -9 भी ले सकते हैं, या फिर DR 1 2 3 भी ले सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। तो मैंने अपनी तरफ से इसके DR देखे जाए तो 1 2 3 लिए, और मेरे को ये पता है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। PQ अपने आप में लाइन के परपेंडिकुलर है, माने मैं कह सकता हूं लैम्डा माइनस 10/3, 2 लैम्डा प्लस में 4/3, ठीक है ना, 3 लैम्डा माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 का वैल्यू 0 आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो लैम्डा माइनस 10/3 प्लस में 2 के हिसाब से देखा जाए तो 4 लैम्डा प्लस में 8/3 प्लस में 3 के हिसाब से देखा जाए तो 9 लैम्डा माइनस का 18 बराबर 0 होगा, राइट है। तो ये बन गया 9 और 4 13 14, तो ये 14 लैम्डा यहां से बन रहा है। अच्छा, यहां इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो ये बन गई माइनस का 2/3, तो इधर 18 प्लस में 2/3, तो 18 दिया 54, 56/3 बन रहा है साहब, 56/3 है ना भाई। और 14 से अगर ये जाता है तो कैंसिल आउट होता है 4 टाइम, माने लैम्डा की मेरी सुंदर वैल्यू 4/3 आ रही है। ओके, अब लैम्डा की वैल्यू अगर मेरे पास में 4/3 आ रही है तो मेरे पास पॉइंट भी आ जाएंगे, राइट है। अगर मैं पॉइंट की बात करता हूं तो लैम्डा की जगह पर अगर मैं 4/3 देख रहा हूं तो मेरे पास में पॉइंट आ रहा है ना, माने मेरे पास में P पॉइंट जो मेरे पास दिख रहा है आता हुआ, वो मुझे दिख रहा है माइनस का, ठीक है। अब यहां हो जाएगा 4/3 -10/3, 4/3 -10/3 मतलब माइनस का 2, तो पहले पॉइंट तो मेरे पास 2 आ रहा है। अच्छा, लैम्डा की जगह अगर मैं 4/3 यहां रखता हूं इस वाले पॉइंट में, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक है, यहां पे मैंने लैम्डा की जगह पर 4/3 रखा तो 0 आ गया। लैम्डा की जगह 4/3 जिस दिन मैं इसमें रखूंगा, राइट है, तो 4/3 रखते ही 8/3 प्लस 1/3 मतलब 3 आ गया। लैम्डा की जगह 4/3 रखते ही 4 आ गया, तो मेरे पास पॉइंट P आ रहा है 034, 034 करके मेरे पास में पॉइंट आ रहा है। अब 034 की मेरे को डिस्टेंस निकालनी है किससे, 2 -1 और 6 से, और मेरे पास में आंसर आ जाएगा PQ, ठीक है। तो PQ की वैल्यू क्या आने वाली है मेरे दोस्त, PQ की वैल्यू मेरे पास में आने वाली है √4, 0 - 2 का स्क्वायर और 3 + 1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बोले तो 16, और यहां 4 - 6 मतलब -2 का स्क्वायर बोले तो 4, तो कुल मिलाकर के अंडर रूट में 24 करके कुछ मेरे पास में सुंदर वैल्यू आने वाली है, √24, राइट है। तो √24 का मतलब देखा जाए तो 4√6, तो PQ जोड़ में 4√6, 4√6 सॉरी 4√6 नहीं 2√6, 4 × 6 है ना, मतलब ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो मतलब मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा 2√6 माने √24। ये हुआ हमारा क्वेश्चन। आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन दिख गया होगा, मतलब हमारे पास में √26 2√6 आ गया, √24 क्वेश्चन है। इसलिए समय ज्यादा लिया क्यों, क्योंकि मैं इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ चल रहा हूं। अगर यही मैं अपने में खो करके क्वेश्चन करता रहता तो जो अभी मैं समय ले रहा हूं उसका 60% टाइम में मैं ये क्वेश्चन फिनिश कर देता। यहां मुझे एक एक चीज लिखनी पड़ रही है, और वहां पे हो सकता है मैं काफी कम स्पेस में इसको करने की कोशिश करूं, जो कि मैं कर सकता हूं। इस तरह के क्वेश्चन हर जगह 3D में भी देखने को मिलते हैं, हमने किए भी हैं, और ऐसे प्रोमिनेंट क्वेश्चंस को जरूर करके जाना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन हमारे को किस तरफ लेके जा रहा है वो जरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sn बराबर में कुछ दे रखा है 1 × में n-1, ठीक है, और आपको जो कुछ भी दे रखा है वो एक सीरीज है, राइट। चलिए, तो अगर देखा जाए तो यहां Sn बराबर में क्या दे रखा है, 1 × n-1, 2 × n-2, ऑब्वियस सी बात है आगे होगा 3 × में n-3, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट वाले में हो जाएगा, यहां देखा जाए तो ये n-1 × n-1 × 1 तक गया है,
माने 1 से बढ़ते बढ़ते देखो ये 1 2 3 4 से लेके n-1 तक गया, वो n-1 n-2 कम होते होते 1 तक आ गया। तो मतलब एक तरह से चीजें बढ़ रही है और एक तरह से चीजें घट रही है, ठीक है ना। अगर किसी ने मुझसे इसका जनरल टर्म पूछा तो मैं टीआर क्या सोच रहा हूं, मेरे पास में टीआर इज इक्वल टू में, मतलब टीआर बोलो या टीके बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं आगे के और पीछे की तरफ n-k, ऐसा कुछ चल रहा है। जहां अगर किसी ने मेरे से पूछा इसको एसएन के टर्म्स में बताओ, तो मैं कहूंगा सिग्मा के इंटू n-k कर लो, और के की वैल्यू 1 से लेकर के और कहां तक गई है, n-1 तक। सही है। अच्छा, अब जिनको ये भी समझ में आ गया वो ये जानते हैं कि मैं अगली लाइन के अंदर मैं सिग्मा के 2 टुकड़े कर दूंगा, जिसमें मेरे लिए हो जाएगा के एन माइनस के ए स्क्वायर। अच्छा, जिसमें भी मैं जानता हूं कि ये लिमिट के से स्टार्ट हो रही है, के इज 1 से स्टार्ट हो रही है और n-1 तक जा रही है, लेकिन इसमें वेरिएबल कौन है, के। तो इसका मतलब ये कि n यहां पे कांस्टेंट है, तो ये जो n है ये सरक के बाहर आ जाएगा। अगर ये n सरक के बाहर आ गया तो सिग्मा के की वैल्यू जो होती है n इंटू n प्लस 1/2 होती है, लेकिन यहां पर n की जगह क्या चल रहा है, n-1, तो यहां हो जाएगा n-1 इंटू में n-1 प्लस 1/2, और आपको पता होगा ये दोनों कट गए तो फाइनली रह जाएगा n इंटू n-1/2, राइट। अच्छा ऐसा, हाँ ऐसा। तो आप चाहो तो इसे n स्क्वायर इंटू में n-1/2 और सुंदर तरीके से भी लिख सकते हो, ये आपका SN चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, सिग्मा के स्क्वायर। सिग्मा के स्क्वायर का मतलब हो जाएगा n-1 इंटू में, ध्यान से सोचिए, n+1 इंटू 2n+1/6, ऐसा होता है ना, याद है आपको, अरे याद है ना, मैं दोबारा बोलता हूं n, ठीक है ना, n+1 n इंटू n+1 इंटू 2n+1, ये होता है। जहां जहां n है वहां पे n-1 सोचो, तो यहां पे n-1 सोचते ही ये n रह जाएगा, और यहां हो जाएगा कितना, 2n-1 डिवाइड बाई 6, है ना। अब देखो कुछ अगर किया जा सकता है तो इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, n इंटू में n-1/2 कॉमन ले लेता हूं, और पहले वाले में से बचेगा n और दूसरे वाले में से बचेगा 2n-1/3, ऐसा है ना। तो अपनी तरफ से यही बचा, कॉमन आ गया n इंटू n-1 बराबर, ठीक है। अच्छा, फिलहाल अगर देखा जाए तो हमारे पास में कुछ बड़ा गंदा सा कुछ आने वाला है, n इंटू n-1/2 अगर मैंने कॉमन भी ले लिया तो ये अपने आप में 3n और ये अपने आप में 2n-1 मिला करके, है ना। अब यहां बीच में माइनस है, सॉरी, तो माइनस होने की वजह से फाइनली मेरे पास बच जाएगा n इंटू में n-1 इंटू के अंदर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 3n माइनस 2n, बोले तो n और प्लस का 1 मिला करके n+1, ठीक है ना, n+1 डिवाइड बाई 3, n+1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अच्छा, ये और छोटा हो गया, n+1 इंटू n-1 मिलकर के हो गया n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 6, ये अपना SN हो गया। अब जब मेरे पास में SN आ गया है तो अब क्वेश्चन के अंदर SN की एंट्री कराते हैं। अब ये हमारा अब तक फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ है साहब, ये भी तक अपना फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब सेकंड पार्ट पे एंटर हो जाओ। सेकंड पार्ट में हमारे को कह रहा है कोई सिग्मा के अंदर n की वैल्यू 4 से लेकर के इन्फाइनाइट तक लेके जा रहा है, ट्वाइस ऑफ SN का मतलब हो जाएगा n इंटू में n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 3n फैक्टोरियल माइनस में 1 में n-2 फैक्टोरियल, है ना, ऐसा। अब ये क्वेश्चन वाला पूछ रहा है इसकी क्या वैल्यू आएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन वाला अगर बाय द वे ये पूछता है कि इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो हमारे पास में क्या चॉइस है इस जगह पर कि मैं इसमें से n-1 इंटू n+1 कर लेंगे अलग। अच्छा, आप में से कई लोगों को अच्छे से पता होगा n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n-1 इंटू में n-2 फैक्टोरियल, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये n से ये वाला n कैंसिल आउट हो जाएगा, इस n-1 से ऊपर n+1 बच जाएगा और नीचे की तरफ जो बचेगा वो लिख रहा हूं, ठीक है। सिग्मा n इज इक्वल में 4 से लेकर के इन्फिनिट तक, डन। अच्छा, यहां पर हो चुका होगा n+1 डिवाइड बाई 3 टाइम्स में n-2 फैक्टोरियल माइनस में 1 में n-2 फैक्टोरियल। अब आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, आपको अगर बाय द वे लेना तो कॉमन भी ले सकते हैं। अब कॉमन कैसे लोगे वो सोचने की बात है कि क्वेश्चन के अंदर किया क्या जाए। मैं इस जगह पे कॉमन लेने से ज्यादा आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। ये जो n+1 लिखा है ना, इसे मैं जानबूझ करके n-2 + 3 लिख देता हूं, ठीक है ना, और जो 1/3 से बाहर भेज देता हूं, है ना। और चाहो तो आप अंदर भी रख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, आप डिवाइड बाई 3 करके इसको साइड में कर दो। नीचे की तरफ आपके पास में n-2 फैक्टोरियल चलने दो, राइट है, इसको भी करने की जरूरत नहीं, करली ब्रैकेट भी हटा लो और माइनस में 1 में n-2 फैक्टोरियल ऐसा चलने दो। अब आप में से कई लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये अपने आप में इस तरह से क्रिएट हो रहा है कि n-2 में n-3 टाइम्स में n-2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस में 1 में n-2 फैक्टोरियल
और ये पीछे वाला जो है इसको फिर कॉपी कर रहा हूं 1/n-2 फैक्टोरियल, ऐसा चलने दिए, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। फाइनली ये इसको हटाएगा तो n-3 फैक्टोरियल छोड़ेगा, तो मेरे पास में सिग्मा में सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा 1/n-3 फैक्टोरियल, और n की वैल्यू अपने पास में 4 से लेकर के इन्फिनिट तक चढ़ेगी। जब मैं 4 रखूंगा तो इट विल बी 1/1 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल। फिर जब मैं 5 रखूंगा तो 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, अपने आप में ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में आ जाएगा इन्फिनिट तक जाएगी ये सीरीज, है ना। अच्छा, अगर इसमें एक +1 और करके और लास्ट में -1 कर दें तो आपको पता नहीं है ये अपने आप में बन जाएगा e, तो फाइनली हमारे पास में हो जाएगा e-1। अच्छा, और इसका जो ये वाला 3 है ना, ये वाला 3 अभी बेचारा बाहर कहीं छुप गया था हमारे हाथों, तो हमारे पास में यहां से हो जाएगा 1/3 आगे, और फाइनली हमारे पास में आंसर हो जाएगा e-1/3। तो हमारी तरह से ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा e-1/3, जिसके अंदर मतलब अगर मैं आपको बताऊं, देखो मैंने 1 to 1 काम करा है, एकदम लगा करके क्वेश्चन को जब सॉल्व करने की कोशिश करी तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो आप मेरे तो ख्याल है इस तरह के क्वेश्चन को लेकर के काफी ध्यान से देखें, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर करने वाले ने जब पूरा पेपर लगाया होगा जिसके 100 परसेंटाइल के आसपास गए होंगे, हालांकि 100 परसेंटाइल का मतलब सारे क्वेश्चन का सही होना नहीं होता, सारे बच्चों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन का सही होना होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो एक अलग क्राइटेरिया, लेकिन जिसने भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन करे उसने कम से कम 25 में से 24 हो सकता है, या फिर हो सकता है 25 के 25 क्वेश्चन लगा डाले। लेकिन 25 को 25 क्वेश्चन लगाने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए, सोचिए। एक एक क्वेश्चन के अंदर अगर आपको 5-5 मिनट 10-10 मिनट लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि सामने वाले ने बहुत बढ़िया काम पहले से करके रखा था और काफी काम वो दिमाग में कर रहा था, राइट। लेकिन अपन दिमाग में कर नहीं सकते क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तो वहां तो टाइम लगेगा ही लगेगा। इसलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, ये समय भी अपन बातों की जगह पे काम में लगाते हैं। रेडी, अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल में yx इज द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब क्वेश्चन क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है x² dy, ठीक है ना, प्लस में y - 1/x इंटू में dx इज इक्वल टू 0। dx से भाग लगा दीजिए, तो पहला काम तो dx यहां आ जाएगा, एक काम यहां खत्म हो गया, राइट है। अच्छा, दूसरी बात, dy/dx को हमेशा अकेला रख के बात करें। dy/dx प्लस के अंदर यहां पे हो जाएगा y/x² माइनस में 1/x³। अब माइनस के 1/x³ को भी आप उधर भेज दीजिए, ये लीजिए। अब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर रास्ते से तैयार हो गई है। लेकिन जब भी आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आपके साथ में कुछ और चीजें भी ऐड हो जाती हैं। ऐसा देखते हैं आप में से कई लोगों को p की वैल्यू 1/x² फील दे रही है, q की वैल्यू 1/x³ की फीलिंग आ रही है, और पहला काम आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, जो कि हो जाएगा e की पावर में p.dx माने 1/x².dx, इसका मतलब हो जाएगा e की पावर -1/x। अब सेकंड काम, y if y इंटू में e की पावर -1/x इज इक्वल में इंटीग्रेशन में q if, इसका मतलब 1/x³ इंटू में e की पावर -1/x डॉट dx, ठीक है ना। जिसे अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो मैं लिखूंगा 1/x² इंटू में 1/x इंटू में e की पावर -1/x डॉट dx। सही है भाई। अब यहां पे जिसको थोड़ा सा भी क्लिक कर जाएगा वो समझ जाएगा। अगर मैंने e की पावर -1/x को ही t मान लिया, या यूं समझिए मैंने -1/x को t मान लिया, राइट है, तो मेरे को पता है 1/x² डॉट dx बराबर में dt हो जाएगा। इसका मतलब ये हटेगा और प्लस में ये हटेगा, राइट है, इसकी जगह dt लगेगा। 1/x की जगह माइनस का t आएगा, तो ये अपने आप बन गया माइनस का t इंटू में e की पावर t डॉट dt। तो ये माइनस को यहीं पड़ा रहने देते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर उठेगा u डॉट v। तो u डॉट v के टाइम पे आप e की पावर t को साइलेंट बैठा लें, t -1, ठीक है, ये अपनी तरह से बन जाएगा माइनस में e की पावर t इंटू t -1। अच्छा, और एक प्लस का c और आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा y इंटू में e की पावर -1/x। अब आप t की जगह पे चाहो तो माइनस का 1/x लगा सकते हो, तो यहां पर जाएगा माइनस का 1/x, राइट। तो यहां पे ले जाएगा माइनस का 1/x और यहां पे भी हो जाएगा माइनस का 1/x। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम आने वाला है, यहां तक की वैल्यू आ चुकी है। इस तरह के आंसर को जब भी आता है तो उसे y = yx के नाम से पुकारते हैं, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि नहीं, हमारे पास में तीसरा स्टेप और है, वो है y1 = 1। इसका मतलब ये कि मुझे x की जगह 1 और y की जगह 1 रखना है। जब मैं x की जगह 1 रखूंगा और y की जगह 1 रखूंगा, 1 इंटू e की पावर -1 इज इक्वल टू में माइनस e की पावर -1 प्लस c। मतलब मेरे पास में c की भी बड़ी घनघोर सी वैल्यू आती दिख रही है, राइट है। मतलब मेरे पास में c की जो वैल्यू आएगी वो काफी इंटरेस्टिंग सी वैल्यू आने की चांसेस दिख रहे हैं ना भाई। अब c की वैल्यू जो आएगी वो अपने आप में कुछ खतरनाक आनी ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अपनी c की वैल्यू कुछ ना कुछ भयानक सी आने ही वाली है। क्या क्या आने वाली है भाई, यहां से आ जाएगा 1/e और यहां से आ जाएगा माइनस का 2/e और प्लस का c, ठीक है। तो एक तरह से c इज इक्वल में 3/e आ रहा है, सही है। c इज इक्वल में 3/e नहीं, प्लस का 2/e आ रहा है ये तो, और प्लस का 2/e, तो c की वैल्यू आ रही है माइनस का 1/e। अच्छा, इससे हमारे पास में एक और पॉइंट आ गया। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अपने को जब इसको रखेंगे ना x
इसकी वैल्यू, तो हम इस इक्वेशन के अंदर y इंटू ई की पावर माइनस वन अपन एक्स की जगह ई की पावर माइनस एक्स का भाग भी लगा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा y या ई की पावर माइनस वन अपन एक्स का डिवीजन जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स और प्लस c इंटू ई की पावर वन अपॉन एक्स हो जाएगा। देखो ना मैंने क्या बोला, e की पावर माइनस वन अपॉन एक्स का डिवाइड लगाएंगे। अच्छा इसमें c की वैल्यू अपने पास माइनस वन बाई है तो अपन माइनस का वन बाई ई भी रख लेते हैं, तो माइनस का वन अपॉन ई ये भी वैल्यू डाल दे। अरे अपने पास c की वैल्यू आई है ना, वो वापस रख लेते हैं। अच्छा अब क्वेश्चन वाले ने हमारे को कहा है y वन बाई टू, तो मतलब मुझे x की जगह वन बाई टू पुट करना चाहिए, तो वन बाई टू पुट करती ऊपर हो जाएगा थ्री बाई टू, नीचे हो जाएगा वन बाई टू, तो कैंसिल आउट होने के बाद में फाइनली हो जाएगा कितना, ये फाइनली हो जाएगा थ्री, राइट है ना भाई। तो यहां से रह जाएगा थ्री माइनस यहां हो जाएगा वन अपॉन ई इंटू अगर वन बाई टू रखा तो ई स्क्वायर, और कैंसिल आउट होने के बाद यहां से बचेगा ई, तो हमारे पास फाइनली आंसर आने वाला है थ्री माइनस ई, तो y इज गुड में थ्री माइनस ई विल बी द आंसर। इसका मतलब ऑप्शन ए जो होगा वो सही ऑप्शन होगा, राइट। तो क्वेश्चन अपने आप में ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं था, लेकिन हाँ टाइम लिया इसने, है ना। ये तो ये वाला क्वेश्चन। चलते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन कहता है कि थीटा अपने आप में एक्यूट एंगल है एलिप्स और सर्किल के बीच में बनने वाले टेंजेंट का कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब एलिप्स और सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, किसी पॉइंट पे काट रहे हैं, अगर उस पॉइंट पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट जहां पे वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट्स खींचे जाते हैं तो इलिप्स के टेंजेंट और सर्कल के टेंजेंट्स के बीच में जो भी एंगल होगा वो बताइए। तो अपने आप में अगर देखा जाए तो ये अपना इलिप्स, ये अपने आप में सर्कल, मान लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां कट हो रहे, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा है। क्वेश्चन वाला ये कह रहा है तो आप टेन थीटा की वैल्यू बताओ। ओके अब अगर ऐसा है तो मुझे पहला काम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो पहला काम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। तो पहली इक्वेशन ये लिखी हुई है, सही है, और दूसरी इक्वेशन यहां लिखी हुई है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए दोनों को एक दूसरे के नीचे रख लिया और ये कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां से माइनस गया, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस में गया 8y स्क्वायर हो गया, माइनस यहां से माइनस हुआ 6 हो गया। इसका मतलब मेरे पास y स्क्वायर की वैल्यू 3/4 आ गई। इसका मतलब मेरे पास y की वैल्यू √3/2 आ गई। ये y की वैल्यू उठा करके अगर मैंने सर्कल में भी रख दी तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3/4 हो गया, माने 12, 12 में से 3 गया 9, 9/4 हो गया, तो x स्क्वायर बराबर में 9/4 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास में आ रही है 3/2। इसका मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइनली आ रहा है वो आ रहा है 3/2 कॉमा √3/2। तो पहली बात तो ये कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इतना आया। अब दूसरी बात, अब मेरे पास में एक टेंजेंट एलिप्स पे बनेगा और एक कहां पे बनेगा, सर्कल पे। तो मेरे को चाहिए स्लोप ताकि मैं थीटा निकाल सकूं। तो मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट देखूंगा एलिप्स के लिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है d/x, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो x स्क्वायर का 2x, 9y स्क्वायर का 18y dy/dx और 9 का 0, राइट है। तो फाइनली हमारे पास में dy/dx की वैल्यू बनने वाली है माइनस का x/9y, राइट है। अच्छा ये जो भी वैल्यू बनेगी इसमें मैं x की जगह रख दूंगा 3/2 और y की जगह रख दूंगा √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 1/3 √3 बन जाएगा। ये मेरा m1 बन गया। अच्छा जब मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा सर्कल के लिए तो x स्क्वायर का 2x ये बन जाएगा 2y dy/dx बराबर में 0, और डिफरेंशिएशन के बाद में dy/dx बराबर बन जाएगा माइनस का x/y, तो माइनस का x/y, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का √3, ये हमारा हो गया m2। अब मेरे पास m1 m2 दोनों अवेलेबल है। अच्छा मुझे अच्छे से पता है कि जब भी दो टेंजेंट होते हैं तो उनके बीच का एंगल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से निकलता है, राइट है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। अगर मैंने वैल्यूज को पुट करा तो tan थीटा इज इक्वल में मॉडुलस m1 की जगह हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 3 √3, प्लस में यहां से हो जाएगा √3, अपॉन में नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस माइनस में 1/3 √3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का √3, राइट। ये माइनस माइनस प्लस √3 से √3 कैंसिल आउट कर दो। तो फाइनली अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ बन गया है 9 - 1 बोले तो 8, नीचे की तरफ बन रहा है 1 + 1/3 बोले तो 4/3, राइट, जो कि बन गया है 2/3। तो मतलब tan थीटा की वैल्यू 2/3, ठीक है, 2/3 भी नहीं 2/√3, ठीक है, 2/√3, क्योंकि यहां नीचे से आ जाएगा इसका 3√3। मैं इसको थोड़ा सा शायद जल्दबाजी में कर रहा हूं, यहां ध्यान से देखना पड़ेगा। ऊपर की तरफ बन गया 8 अपॉन में 3√3
मल्टीप्लाइड बाई 4/3। ठीक है, तो ये क्या कैंसिल आउट 3 बार, तो ये हो जाएगा 2/√3 है ना। तो मतलब मेरे पास फाइनली आंसर tan थीटा की वैल्यू 2/√3, माने ए ऑप्शन अपने आप में सही ऑप्शन। तो ये एक और क्वेश्चन हुआ जो कि उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, परंतु फिर भी एक अच्छा क्वेश्चन था। टाइम लेने वाला क्वेश्चन था। कोई भी स्टूडेंट जिसने फर्स्ट टाइम करोगा तो उसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनना, मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का क्वेश्चन था, टेंजेंट और नॉर्मल के चैप्टर से आया था, एओडी का क्वेश्चन कहा जा सकता है। राइट है, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। करवाने का बिल्कुल सीधा सा तरीका था, ये अपने आप में अगर ऐसा 1/√2 और 1/√2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसे से डिवाइड करते हैं तो √2 टाइम्स में cos x माइनस π/4 बनता है। राइट है। अच्छा, सेम वे में अगर यहां पे भी आप 1/√2 करते हैं और बाहर की तरफ √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने आप में √2 टाइम्स cos x प्लस π/4 बनता है। तो मतलब आपको पहली बात तो, क्योंकि एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको ग्राफ चाहिए √2 cos x माइनस π/4 का, √2 cos x प्लस π/4 का। अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये x इक्वल टू π/4 पर, ठीक है ना, y इक्वल टू cos x बनाने जैसा है। तो x इक्वल टू π/4 आप में से कई लोग जानते हैं, यहां कहीं होगा, और इस पर अगर आपने √2 cos x बनाया तो कुछ हद तक ऐसा बनेगा ड्रॉप होकर के। राइट है, तो ये जगह जो होगी वो माइनस π/4 हो जाएगी, और ये वाली जो जगह होगी क्योंकि आपने π/4 पे बनाया है तो π/2 से π/4 आगे जाके 3π/4 हो जाएगी। एंड हर चीज में π/2 π/4 जुड़ता चला जाएगा। तो जो चीज अगली बार 3π/2 पे आने वाली है, मतलब 6π/4 पे, वो 7π/4 पाएगी, एंड सो ऑन, और ये ग्राफ बन जाएगा ऐसा, है ना। हमने इस तरह के ग्राफ्स की काफी प्रैक्टिस कर रखी है। मैं सीधा इस जगह पे एनिमेशन में जाना प्रेफर करूंगा। राइट है, तो मुझे पता है कि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसके बराबर होगा और ये अपने आप में इसके बराबर होगा। तो जैसे ही मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये सबसे पहले x प्लस π/4 का, मैंने अपने आप में इसका ग्राफ बना sin x प्लस cos x का, क्योंकि मैंने cos x का ग्राफ बनाया है π/4 पे जाकर के। तो मैंने जैसा बताया था 3π/4 पे, यहां 7π/4 पे, इस तरह से वो ग्राफ बनेगा। सेम वे में अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करता हूं तो x इक्वल टू माइनस π/4 पर, ठीक है ना, √2 टाइम्स cos x बनाने जैसा है। तो अगर भाई x इक्वल टू माइनस π/4 यहां होगा और अब की बार जो ग्राफ बनेगा वो यहां बनेगा। राइट है, इस तरह से कुछ। तो जैसे ही मैं आप इसके सामने ग्राफ बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है ना। एनीवे, जो भी ग्राफ बना है ना, उसमें से cos x माइनस sin x के ग्राफ का मुझे मॉडुलस चाहिए। माने ये लाल वाले ग्राफ में जो भी नीचे नीचे का पोर्शन दिख रहा है ना, ये सारा का सारा पोर्शन मॉडुलस के इंपैक्ट में ऊपर जाने वाला है। और अगर ये ऐसा है तो मुझे अच्छे से पता है कि जैसे ही ये ऊपर जाएगा मुझे ये कुछ हद तक ऐसा दिखेगा। देखिए ऊपर जाता हुआ। आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बात अपने को पकड़ में आ गई है। अच्छा, उसमें भी मैं आपको बता दूं, ये जगह का नाम π/2 है और ये जगह का नाम 0 है, और हमें 0 से π/2 के बीच में, माने x इक्वल टू 0 की लाइन ये रही, x इक्वल टू π/2 की लाइन ये रही, इसके बीच में ये जो है ना एलियन के शिप जैसा जो बन रहा है, इसके ग्राफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां से हमारे को करना है। राइट है, तो अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं तो हम लोगों को बस इसका एरिया निकालना है। अगर इसका एरिया निकालना है तो अपन अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को, इतने पोर्शन को हटा लेते हैं, बाकी को हटा दिया, इसको बचा लेते हैं। अब मुझे तो सिर्फ इसका एरिया निकालना है। अच्छा, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं अच्छे से जानता हूं कुछ छोटी छोटी बातें। एक तो ये कि जो ये वाला जो हिस्सा था ये ओरिजिनली नीचे था, कन्वर्ट होकर मॉडुलस के इंपैक्ट में ऊपर आया है। ठीक है ना, तो ये जो हिस्सा है ये y इक्वल टू में माइनस ऑफ cos x माइनस sin x है, और ये वाला जो हिस्सा है ये रियल पार्ट है, मतलब ये अपनी तरफ से कन्वर्टेड नहीं है। तो ये अगर देखा जाए तो y इक्वल में cos x माइनस sin x बनेगा ऐसा। अच्छा, अब मैं अगर बाय द वे ध्यान से देख रहा हूं तो मैं पूरे खेल को दो हिस्सों में बांटूंगा। कौन कौन से दो हिस्सों में बांटूंगा? एक में एरिया निकालूंगा 0 से लेकर के π/4 तक का, और दूसरी बार एरिया निकालूंगा π/4 से लेकर के π/2 तक का। अच्छा, 0 से π/4 के बीच में, 0 से π/4 के बीच में जो अपर कर्व है वो अपने आप में sin x प्लस cos x ही है। तो मैं अपनी तरफ से यहां लिखूंगा sin x प्लस cos x। मैं घटा रहा हूं नीचे वाले को, दैट इज माइनस ऑफ cos x, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां हो जाएगा cos x माइनस sin x। तो अपने को इंटीग्रेशन करते टाइम पे 0 से लेकर के π/4 के बीच में साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 cos x का इंटीग्रेशन करना है एक तरह से। सेम वे में अगर मैं अगले वाले पार्ट की बात करता हूं तो अगला पार्ट ये वाला है, ये अपने आप में cos x प्लस sin x है अपर कर्व। ठीक है, और लोअर कर्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो लोअर कर्व है
ओरिजिनली cos x माइनस साइन एक्स, तो मैं अपनी तरफ से cos x माइनस साइन एक्स करूंगा, तो अब की बार cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट इज 2 टाइम्स साइन एक्स डॉट डी हो जाएगा, और ये अपने आप में π/4 से लेकर के π/2 तक जाएगा। अब आप अपनी तरफ से इसे इंटीग्रेट कर लें, और अगर आप जैसे ही इसे इंटीग्रेट करेंगे अपनी तरफ से आंसर आना चालू हो जाना चाहिए, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन करने से पहले एक बार जरा हम लोग चीजों को दोबारा से देख लेते हैं कि ये ओरिजिनली क्या था, ताकि मैं एक बार कन्वर्जन वाले हिस्से को दोबारा से देखना चाहूंगा। अगर मैंने देखा तो मुझे पक्का कंफर्म होना चाहिए कि कौन सा हिस्सा कन्वर्ट हुआ था। देखा, अब ये वाला पोर्शन कन्वर्ट हुआ था ना, ये दिख रहा है, ये वाला कन्वर्ट होता, तो इसका मतलब ये कि ये वाला पार्ट माइनस है और ये वाला पार्ट प्लस है, माने क्योंकि वो तो ओरिजिनल था। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये प्लस हो जाएगा और इस बार यहां पे माइनस हो जाएगा, और ऐसा होते ही सिर्फ चीजों में बदलाव आएगा, वो ये कि यहां हो चुका होगा साइन एक्स और यहां हो चुका होगा कॉस एक्स। इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना। अच्छा, क्योंकि ये पेपर पे करते टाइम पे तो हमारे को पता होता है ना कि हमने कन्वर्ट किया, यहां पे क्या एनिमेशन होने की वजह से स्लाइड कन्वर्ट हो गई। अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट करता हूं तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, राइट है, जैसा कि हम लोगों ने किया यहां पर, और हमारे पास में साइन एक्स आ गया और कॉस एक्स पीछे, इंटीग्रेट करते हमारे पास में 2√2 माइनस 1 बन जाएगा। डुएबल क्वेश्चन है, अभी भी लगता है कि ये इंटीग्रेशन बहुत आसान होगा, लेकिन मैं फिर बता देता हूं, इस जगह से इस जगह तक जाने में कम से कम 1 मिनट और आप ऐड कर लें, माने मैंने 1 मिनट यहां पे बचाने की कोशिश करी है, बाकी बचा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन अपने आप में फिर से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चे से इस तरह के ग्राफ बन जाए यही बहुत बड़ी बात थी। ठीक ठीक मॉडरेट से अपर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन के अंदर इसको कंसीडर किया जाना चाहिए। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन में हमारे को एक फंक्शन दे रखा है, ये अपने आप में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो फंक्शन क्या है उसके बारे में वो जानने का इच्छुक है। तो हम लोगों को एक बात तो क्लिक कर गई कि एफ एक्स इज इक्वल में एक्स प्लस 0 से लेकर के कहां तक जा रहा है, π/2 तक। ये अपने आप में हो चुका है साइन एक्स इंटू में कितना कॉस वाई इंटू में एफ ऑफ वाई डी वाई, ऐसा दिया अगले ने, ठीक है ना, कि ये ऐसा है। इसमें क्या करना है, पीछे डी वाई है, बड़े ध्यान से इस बात को समझना है कि अगर ये पीछे dy है तो इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है ना। पीछे की तरफ dy, इसका मतलब ये कि y अपने आप में वेरिएबल है, यहाँ पे x अपने आप में कांस्टेंट है। अगर x कांस्टेंट है तो हमें अभी इसका कोई आइडिया नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वेश्चंस में से कंसीडर होते हैं, न्यूटन लेबनीज थ्योरम के वन ऑफ द बेस्ट टाइटल में से एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब समझिएगा, थोड़ी सी देर के अंदर इस पीछे वाले पोर्शन के इंटीग्रेशन को मैं कुछ मान लेता हूं, समझाता हूं कैसे। ये साइन एक्स तो जाएगा, देखिए साहब बाहर, साइन एक्स आ जाएगा आगे यहां पर, तो ये पढ़ने में ऐसा दिखेगा जैसे मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, साइन एक्स इंटू में इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक, क्योंकि पीछे dy है ना, तो x अपने आप में कांस्टेंट है यहां, तो साइन एक्स आगे जाएगा आगे, है ना। तो जो ये पीछे का इंटीग्रेशन है, इसे थोड़ी सी देर के लिए कुछ कांस्टेंट माना जाता है ना। ट्रेडिशनली इसे कोई कांस्टेंट मानते हैं 0 से लेकर के π/2 तक, इसे लिखते हैं cos y इंटू में एफ वाई डी वाई, ये अपना k बन गया, एक कांस्टेंट कोई। अब यहां पे फंक्शन पे चलो, फंक्शन हो जाएगा x प्लस में k टाइम्स साइन एक्स। अब क्या करेंगे, हमारे पास में fx आ गया है। अगर fx आ गया है तो ये fx का यूज वापस k में करो आप, तो आपके पास में जो k की वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 0 से लेकर के π/2 तक, cos y की जगह cos y, fy की जगह हो जाएगा y प्लस में k टाइम्स साइन y डॉट डी वाई, ऐसा हो जाएगा ना। अब आपको पता है ये बन जाएगा इंटीग्रेशन में y cos y डॉट डी वाई प्लस में k कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा k, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या पता है आपको, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये कि k में वापस k आ रहा है, आने दो, खैर कोई तकलीफ नहीं। और यहाँ हो चुका है साइन y इंटू कॉस वाई, जिसे आप में साइन 2y डिवाइड बाई 2 डॉट डी वाई लिख सकते हैं, 0 से लेकर के π/2 तक। अच्छा, अब y cos y के अंदर अगर आपको इंटीग्रेशन पता है तो u डॉट v लगेगा, y साइलेंट, cos y का साइन y, ठीक है ना। माइनस के अंदर y का डिफरेंशिएशन 1, cos y का साइन y, और साइन y का दोबारा से प्लस का cos y, राइट है। तो इंटीग्रेशन में 0 से लेकर के π/2 तक यहां पे पुट हो जाएगा k/2 और sin 2y का cos 2y डिवाइड बाई 2, ठीक है, वो भी माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में k/4, और इसमें इंटीग्रेशन में लगेगा 0 से लेकर के π/2। और ये सब हमारा चल रहा है अभी तक k, अभी तक सिर्फ k के ऊपर फाइट लग रही है ना। इसका मतलब अगर आपने π/2 रख दिया तो π/2 ये बन चुका है π/2 प्लस में 0, माइनस में 0 रखते 0 प्लस 1, तो एक तरह से पीछे -1 बन रहा है, तो π/2 -1 गिनूंगा तो इससे सिर्फ, राइट, इसका ये भी हटा लेते हैं, π/2 -1 रह गया सिर्फ। अगर आपने यहां पे रखा π/2 तो π/2 रखते हो जाएगा -1, तो यहां से हो जाएगा प्लस का k/4, और अगर आपने 0 रख दिया तो cos 0 1, तो हो जाएगा माइनस का k/4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा k/4 प्लस k/4 माने k/2, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा k/2, और ये आपका चल रहा है k,
तो फाइनली हो जाएगा k/2 इज इक्वल टू π/2 π-2/2। टू हटा लीजिए, k की वैल्यू अपने हमें π-2 आ गई। अब k की वैल्यू आने से हमें क्या मिल रहा है सर, किस लिए लड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि k की वैल्यू आने से हमें क्या मिलेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शायद आपके पास फंक्शन आ गया। क्या फंक्शन आया सर? फंक्शन ये आया मेरे दोस्त कि अगर बाय द वे आपने इसे देखा तो आपका fx, अब ऊपर चलो आप fx इज इक्वल टू में x प्लस k साइन x छोड़ के आए थे, तो x रहने दो, k की जगह पे आपने लिखा है π-2 इंटू में साइन x, और ये आपका फंक्शन ओरिजिनली आ गया है, और ये आपका आंसर डी बैठ गया। अब आप में से कई लोगों को लगा होगा हाँ ये तो बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जैक्टली इट वाज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। न्यूटन लेबनीज का इससे सुंदर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, बिलीव मी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग नॉर्मली कराते भी हैं अपने न्यूटन लेबनीज के दौरान, लेकिन मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कंसीडर द पैराबोला जिसका वर्टेक्स अपने आप में 1/2 और 3/4 हो और डायरेक्ट्रिक्स अपने आप में y इज इक्वल टू 1/2 हो। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स इसकी y इज इक्वल टू 1/2 है, y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है ना खेल, अगर आपको दिख रहा हो तो y इज इक्वल टू 1/2, आप में से किसी को ध्यान हो तो y इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ऐसी डायरेक्ट्रिक्स है तो ऑब्वियस ही बात है कि वर्टेक्स इसका पैराबोला जिसका वर्टेक्स अपने आप में 1/2, 3/4 हो, वो कुछ हद तक ऐसा होगा। y की वैल्यू 3/4 हो गई यहाँ पे, इसी तरह का कुछ ग्राफ होगा। और अगर इसी तरह का कुछ ग्राफ होगा तो अपने पास में इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन गई। सबसे पहले हम कह सकते हैं हमारे पास में जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो बन रही है वो एकदम क्लियर है कि ये वाला पॉइंट अगर 1/2, 3/4 है, तो क्योंकि ये y को x स्क्वायर जैसा है तो y माइनस 3/4, ठीक है ना। अब हमारे पास में इज इक्वल टू में सामने से आ जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके ओके, अच्छा लेकिन सर आगे 4a वगैरह कुछ नहीं होगा, होगा ना, 4 इंटू ए जो होता है वो बेसिकली गैप होता है वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का। ये वाली जो लाइन है 1/2 है, ये वाली जो लाइन है 3/4 है, 3/4 और 1/2 के बीच का गैप 1/4 होता है, तो इसलिए 4 इंटू 1/4 होने की वजह से वो 1 हो गया, इसीलिए यहां पे 1 होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, y कोड में 4a एक्स स्क्वायर जैसा है, एग्जैक्टली ये अपने आप उसके जैसा है, तो इसलिए वैसा बैठ गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहें तो आप खोलने से y माइनस में 3/4 ये खुल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस में 1/4। अगर 3/4 को आप और भेज दें तो y इज इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये अपना फंक्शन बन गया। अच्छा, अब मेरे पास फंक्शन आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि P अपने आप में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये पैराबोला आगे जाके x इज इक्वल माइनस 1/2 से मिलता है, तो x इज इक्वल माइनस 1/2 करके एक और लाइन आ गई। ये अपने आप में अगर P पॉइंट है तो अपने को पता चल गया x की वैल्यू माइनस 1/2 है, माइनस 1/2 रखने पे 1/4 प्लस का 1/2 और प्लस का 1 बन रहा है, माइनस का 1/2 रखने पर, है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 3/4, 1 प्लस 3/4 का मतलब हो जाएगा 7/4। तो कहना मतलब ये वाला पॉइंट अपने आप में 7/4, 1 माइनस का 1/2 7/4 हो गया, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट जो समझ में आता है कि P इज माइनस 1/2 7/4, जो मुझे एक सरसरी निगाह से दिख रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ द नॉर्मल एट P, अब इस P पॉइंट पे किसी ने नॉर्मल खींचा है, अगर किसी ने P पॉइंट पे नॉर्मल खींचा है तो P पॉइंट पे खींचने वाला नॉर्मल ऐसा होगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ये इस तरह का नॉर्मल हो गया। अब P पॉइंट पर अगर नॉर्मल खींचता है तो सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे। तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हम लोगों को चाहिए dy/dx, तो इसका dy/dx जो आ रहा है वो आ रहा है 2x माइनस 1, और अगर आप उसमें माइनस का 1/2 7/4 और डाल देते हो तो हो जाएगा -2, तो dy/dx की वैल्यू अपने में -2 आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, dy/dx की वैल्यू अगर -2 आ जाएगी तो जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है ना वो अपने आप में हो चुकी होगी माइनस का 1/2, ऑब्वियस ही बात है ना। अच्छा, माइनस 1/2 नहीं, प्लस का 1/2 है ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/2 आ गई। तो तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो अब चौथे नंबर पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपने आप में क्या हो चुकी है, y माइनस 7/4 इज इक्वल में 1/2 टाइम्स x प्लस 1/2, राइट, ऐसा। तो ये हो गई y इक्वल में x/2 और 1/4 और 7/4 मिलके 8/4 माने प्लस का 2, ठीक है। तो y इक्वल में इतना हमारे पास में, ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन गया।
ओके जब मेरे पास में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही आ गया, तो अपने पास में जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया तो क्वेश्चन वाला अब क्या कहता है, यही नॉर्मल आगे जाके किसी पॉइंट क्यू पे टकरा रहा है। ठीक है, क्यू पे टकरा रहा है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट फॉर क्यू, ठीक है ना, सॉल्विंग y इक्वल में x/2 + 2 विद y इक्वल में x² - x+1, इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो y की जगह अगर मैंने रख दिया तो x/2, मैंने इसे ऐसा लिखते हैं, x y की जगह लिख देते हैं x+4/2 इज इक्वल में x² - x+1, x+4 इज इक्वल में 2x² - 2x+2 हो गया है। राइट है, सबको अगर एक तरफ ले जाए 2x² माइनस का 3x और माइनस का 2 बराबर 0, बहुत क्लोज जा चुकी है चीजें, 2x² - 3x - 2 तक जा चुकी है। अब मेरे को इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब मेरे पास में चॉइस क्या है, ये 2x हो जाएगा एक तरफ और इधर की तरफ हो जाएगा x, है ना। तो मेरे को -2 लाना है। -2 लाने के लिए एक मेरे को चाहिए -2, एक चाहिए -1, एक चाहिए +1। तो -4x + 3x बराबर बन गया इक्वल में। तो x की एक वैल्यू आ रही है -1/2, एक वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, x इक्वल -1/2 तो अपने यूज में नहीं आ रहा, तो x इक्वल 2 ही यूज में आ सकता है। तो q हमारे पास में आने वाला है 2। अब 2 जो है हमारे को उठा करके वापस पैराबोला में रखना चाहिए, क्योंकि वो पैराबोला पे पॉइंट है। तो अगर मैंने x की जगह 2 रखा तो 4 - 2 + 1, मतलब 5 - 2 बोले तो 3, तो 2,3 मेरे पास में पॉइंट बन गया। अब क्वेश्चन ने मेरे पास पी क्यू दे दिया है, मतलब क्यू दे दिया है, तो मेरे से मांगने वाले ने सिर्फ पी क्यू की डिमांड करी थी। तो फाइनली अगर देखा था तो पी क्यू की वैल्यू, ठीक है, माने डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। तो ये अगर 2,3 है, ठीक है, तो 2 - 1/2, तो 2 + 1/2 इस गढ़ में कितना, 2 + 1/2 माने 5/2 माने 25/4 प्लस यहां हो जाएगा 3 - 7/4, तो यहां हो जाएगा 12 में 7 गया 5, 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा 25/16। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 100/16, 125, 125/16, 16 का तो हो जाएगा 4 बाहर और 125, बट अरे ये स्क्वायर ही मांग रहा है, पी क्यू का स्क्वायर ही मांग रहा है, तो अपनी तरफ से आंसर हो जाएगा 125/16, 125/16। क्वेश्चन ही फिनिश। तो अपने हमें पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 125/16, क्वेश्चन फिनिश। ये बढ़िया सिंपल क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल भी मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एक सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, और जिसने भी क्वेश्चन लगातार लगातार करने की कोशिश हो रही है उसको भी यहाँ पे थोड़ा थमना पड़ा होगा, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आए थे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारे को कह रहा है, इफ n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 0 से पाई में, and s is the sum of all the solution, then the order pair n, s is equal to question mark। क्वेश्चन अपने आप में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में हमारे को एक दे रखा है 2 cos x, ब्रैकेट में जो कुछ भी दे रखा है sin a + b इंटू sin a - b है। तो 4 की जगह 4 इंटू करली ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, तो अपने आप में sin स्क्वायर a - sin स्क्वायर b, तो यहां से हो जाएगा sin स्क्वायर π/4 माइनस में sin स्क्वायर b माने sin स्क्वायर x, पीछे -1 चलने दो, इज इक्वल टू 1 भी सही है। 2 टाइम्स में cos x, ये हो जाएगा 4 इंटू में कितना 1/2 माइनस में sin स्क्वायर x -1 इक्वल टू 1, तो यहां हो जाएगा 2 टाइम्स cos x, ये हो जाएगा 2 - 4 sin स्क्वायर x -1 इक्वल टू 1। वापस से 2 cos x को cos x रहने दो। अच्छा, ये एक तरह से लिखा हुआ 1 माइनस में 4 टाइम्स में sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। अच्छा, और अगर ढंग से देखा तो 2 cos x, 1 की जगह 1, 4 sin स्क्वायर x जो होता है वो 1 माइनस cos 2x, 2 cos स्क्वायर x है ना, तो 2 को अलग कर देता हूं, ये हो जाएगा 1 माइनस cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब और शानदार क्वेश्चन बन चुका है, ये खोलता हूं तो ये बन जाएगा -1 और एक बन जाएगा 2 cos 2x, प्लस में कितना 2 टाइम्स cos 2x इज इक्वल टू में -1। ये बन गया माइनस का 2 cos x और एक इधर बन जाएगा 4 टाइम्स cos 2x इंटू में cos x इज इक्वल टू में -1। अच्छा 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 अच्छा, अब क्या करा जाएगा, इससे अपन प्रोडक्ट से सम में बदलेंगे। प्रोडक्ट से सम में बदलेंगे तो cos प्लस cos में बदला जाएगा, तो cos प्लस cos, और ये जो माइनस का 2 cos x है इसे पीछे बैठा लेते हैं, इज इक्वल टू में -1 चलने देते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन को और कैसे डील करा जाएगा, अंदर ही अंदर इन दोनों का सम, किसका सम, इन दोनों का सम,
सही है, इन दोनों का सम 3x, इन दोनों का डिफरेंस x, ये बनेगा। अच्छा, और क्योंकि ये 4 था उसमें से 2 तो काम में आ जाएगा, 2 रह जाएगा, राइट, ऐसा। और ये पीछे का माइनस कॉस 2x, अब ये जिस दिन खुलेगा तो 2 cos x 2 cos x को कैंसिल आउट कर देगा, फाइनली 2 टाइम्स में cos 3x इज इक्वल टू कितना आ चुका है, -1। हाँ, तो इधर की तरफ देखा जाए तो -1। अब ये -1 है भी नहीं, ये देखा जाए तो 1 है, इधर की तरफ देखा जाए तो ये भी 1 है, इधर की तरफ देखा जाए ये भी 1 है, इधर की तरफ देखा जाए ये भी 1 है। फाइनली हमें cos 3x इज इक्वल टू में बन गया 1/2। इसका मतलब cos π/3, और cos 3x माने cos थीटा बराबर cos अल्फा, माने 3x इज इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस π/3, राइट है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 6n पाई प्लस माइनस पाई इंटू में π/3, 3x बराबर में। तो x की वैल्यू फाइनली मेरे पास में जो आने वाली है वो क्या आने वाली है, x की वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है 6n प्लस माइनस 1 π/9। अच्छा, और मेरे को मेरे सारे आंसर 0 से पाई में चाहिए, है ना, तो मैं एक बार n की वैल्यू 0 डालता हूं तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी π/9, पॉजिटिव आंसर चाहिए ना इसलिए। अच्छा, तो प्लस माइनस में से अब दूसरी बार मैं डालता हूं 1, तो 1 डालने पर 6 माइनस 1 बोले तो 5 π/9 आ रही है। अगर मैं +1 लेता हूं तो 7 π/9 आ रही है। अगर मैं 2 लेता हूं तो 11 π/9 आ रही है, जो कि ज्यादा हो जाएगा। क्या ज्यादा हो जाएगा, अरे 11 π/9 है ना, ठीक है, तो ये पाई से ऊपर बड़ा आंसर दे देगा, हाँ, तो ये चाहिए नहीं, तो मतलब हमारे पास 3 ही आंसर हो गए। अच्छा, जो भी हमारे आंसर है उनका जो सम होगा वो एस कहलाएगा। तो हमारी तरफ से पाई प्लस 5 पाई प्लस में 7 पाई, इन सब का सम डिवाइड बाई 9, तो ये हो जाएगा 12 और इन 13 π/9 हमारा ये बन गया, राइट, ये हमारा एस बन गया। अच्छा, और हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 3, तो एन की वैल्यू आ गई 3, तो 3, 13 π/9 माने बी ऑप्शन अपने आप में सही ऑप्शन हो गया, जो कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। फिर से आपको ये बात तो समझ में आ जाएगी, ये क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ये एक सिंपल आसान सा क्वेश्चन था जो कि बनने लायक था और बनता है, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करे आज के दिन पे, हम लोगों ने तकरीबन जितने भी क्वेश्चन करे उसमें, हालांकि हम लोगों ने पूरी स्पीड लगा के रखी, ज्यादा से ज्यादा अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे गए है ना, उसमें हम लोग अगर बाय द, मैं मान लीजिए एज ए टीचर नहीं होकर एज ए स्टूडेंट भी अगर इसी इंटेंसिटी के साथ और इसी बुद्धिमत्ता के साथ में, अगर इसी समझदारी के साथ ये क्वेश्चन कर रहा होता, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बचा सकता था, सब मिलाकर के 10 मिनट्स में से रिड्यूस कर सकता था, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि अगर मैं 10 मिनट्स भी रिड्यूस कर लेता तो भी आप समझ सकते हैं कि इतने क्वेश्चन में आराम से कर सकता था। अच्छा, अब आज इतना ही, ठीक है ना, और आपसे जल्दी ही दोबारा मुलाकात करेंगे, लेकिन याद है ना, उसी भरोसे के साथ कि माता पिता का सम्मान इस बार आप पाके रहेंगे, ठीक है। तो माता पिता का खूब सम्मान करें, उनका खूब सम्मान पाना भी है इन रिटर्न। भाई बहनों से तो खैर नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन अपने को उनसे हिंसा से दूर रहना है, ठीक है। मित्रों से प्रेम बना के रखना है। सफलता अपने साथ है, साथ रहेगी। जय हिंद साहब।